सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम क्या होता है? हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में, कि बेसिकली नंबर्स क्या क्या होते हैं, नंबर्स को हम लोग किस किस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? तो लाइन क्या होता है? लाइन जानते हो क्या होता है? ये गंदी सी लाइन बन गई, रुको एक मिनट। तो नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन बनी, ठीक है। अब उस लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नंबर्स को। कहाँ से? एक कोई पॉइंट मान लेंगे जहाँ पे हमारा क्या होगा? 0 पॉइंट, 0 वैल्यू होगी। उसके राइट साइड जब हम लोग मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स के पीछे जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है कि नंबर लाइंस क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसपे हम लोग सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रियल नंबर होने चाहिए लेकिन, ठीक है। वो फ्रैक्शन हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, या कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। अब कैसे होता है? अब तुम्हें एक चीज़, मैं यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाता हूँ जो कि आगे ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, आगे बताई जाएंगी, मतलब सॉरी माय मिस्टेक। तो पहले बात तो ये समझ में आ गया कि एक नंबर लाइन है। अब इसे हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब क्या? 1/2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3/4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -5/2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी। या फिर -7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +13 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, फ्रैक्शन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। अब मैं क्या बताने वाला था? अब मैं तुम लोग को बताने वाला था कि देखो जो नंबर है, तो जो नंबर्स हैं, अगर मैं नंबर बताऊं तो नंबर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। किस में? पहला क्या होता है? एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एक होता है रियल नंबर, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर, और इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, √(-1). आज तक तुमको बताया गया है कि √(-1) क्या होता है? नहीं। √(-) क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। उसी तरह बहुत से रूट के अंदर कोई माइनस चीज़ होगी, वो इमेजिनरी, √3, √(-3), ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब रियल नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब किस में आएगा? रियल नंबर के अंदर आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन अभी हमको नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है अभी? रियल नंबर के बारे में। तो अगर तुम लोग से पूछा जाए इन फ्यूचर, वैसे अभी नहीं पूछा जाएगा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी रियल नंबर के लिए होता है, और अगर कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी पूछे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? बस अभी इतना सा दिमाग में रखो, नहीं भी रखना तो छोड़ भी सकते हो। ये जस्ट एक मतलब फ्यूचर में यूज़ आएगा तुम लोग को, तो मैं एक मज़े के लिए, थोड़ा तुम लोग का इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए मैं ये ऐसे बता दिया हूँ, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब भी देखते हैं कि नंबर सिस्टम या नंबर लाइन में या नंबर सिस्टम में हम लोग जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक कहीं भी जाए, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हमें पता है हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब कभी काउंटिंग ख़त्म ही नहीं हो सकती, इतना बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक और फन फैक्ट की बात बताता हूँ। इन्फिनिटी, जब हम लोग फ्यूचर हायर स्टडीज़ में जाएंगे, हायर इन द सेंस 11th-12th आगे चलोगे या कभी भी आगे देखोगे, तो इन्फिनिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब वो इन्फिनिटी ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। कुछ लोगों के लिए इन्फिनिटी 1 करोड़ भी बहुत है, कुछ लोग के लिए 1000 करोड़ बहुत है, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए भी मान लेते हैं 10 करोड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो तो मेरे लिए वो इन्फिनिटी इन्फिनाइट नंबर है या इन्फिनाइट मनी है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सेम अमाउंट अगर मैं अंबानी से पूछूं कि 10 करोड़ उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, उनका 0.1% भी नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए अगर इन्फिनिटी डिसाइड किया जाए तो उनके लिए 1,00,000 करोड़, मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा, वो उनके लिए इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म होता है। क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म। तो ये भी एक फैक्ट की तरह है, इसको भी ऐसे ही बता दिए। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक कहीं भी जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे?
नेचुरल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है 0 से इन्फिनिटी तक, इसमें 1 2 3 4 सब आता है और 0 भी इंक्लूडेड रहता है, इसे कहते हैं हम लोग होल नंबर। अब इंटीजर्स, इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये वो नंबर होते हैं जो जैसे कि -3, -2, -1, ठीक है, 0 1 2 3 जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नंबर हों चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हों, उन्हें कहते हैं हम लोग इंटीजर्स, ठीक है। तो यानी इस पूरा होल नंबर ले लो प्लस उस होल नंबर को रिवर्स कर दो, माइनस माइनस लगा दो, तो वो सारे क्या होंगे? एक इंटीजर्स होंगे। चाहे तो -2000, -2 लाख, +25,000, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स अभी आगे भी देखेंगे क्या होते हैं। इनको डिनोट किससे करते हैं? तो रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स होते हैं क्या। रियल नंबर्स, इनको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर क्या है? ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? रियल नंबर्स के अंदर। तो जितनी भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर तुम सोच सकते हो, यहाँ तक कि मैंने क्या बताया, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। तुम क्या बोलोगे कि 0 से, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ तो 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हैं? तुमको क्या लगेगा यार 0 से 1 के बीच में तुम्हें लगे कितने नंबर हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे 10 हो गए? नहीं, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट। तुम खुद सोचो ना, इसके अंदर क्या होगा? 10/12, ठीक है, 5/6, कुछ भी, जितना भी 0.001, 0.002, 0.004, 0.444, 0.677, ऐसे कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर्स। तो इनफाइनाइट मैंने पहले बताया था, रिलेटिव टर्म है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? किसी भी हॉरिजॉन्टल या जो नंबर लाइन होती है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ बात आ गई अब रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू r। समझ गए बात? तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? किसी भी अगर तुम नंबर को p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ भी 2/3, 17/5, जो भी तुम्हारे मन में आया, 15/2, ये सब क्या है? सब के सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। यहाँ तक कि तुम कुछ भी लिखा है, 3 भी रैशनल नंबर कर सकते हो। 3/1 ये क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। बट जो नीचे है डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर यानी q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? 0 नहीं होना चाहिए, यानी q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने पहले ही पढ़ा है कि q यानी 0 अगर रख दोगे तो अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड होगी, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ के नीचे यानी 14/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड। अब पूछोगे अनडिफाइंड क्यों है? सपोज अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ भी तो क्या है? 0 1 जा 0, फिर नीचे 14 आ गया, 0 मान लो 5 जा, वो भी 0, फिर 14, तो ये तो चलता चला जाएगा ना, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये क्या है? एक अनडिफाइंड प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत बार इन्फिनिटी बोल देते हैं, क्योंकि हाँ ये नंबर करते जाओगे तो इन्फिनिटी तक ख़त्म होगा, ठीक है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको चाहे इन्फिनिटी बोल देते हैं या फिर अनडिफाइंड भी कह देते हैं, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी p by q वाली। अब यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी। तो ये चीज़ याद रखना कि जब p by q फॉर्म में हम लोग कभी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें ये ज़रूर याद रखना कि p by q जो होगा वो मिनिमम वो होना चाहिए नंबर, यानी तुम 15/5 नहीं रिप्रेजेंट करना है, तुम 15/5 तुम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हमें मिनिमाइज़ करना होगा, यानी जितना मिनिमम, यानी ये 1 या 3 यानी 3 सीधे सीधे 3, या फिर मान लेते हैं 16 मान लो 8 लिखा हुआ है, कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लो क्या ले लूँ यार, अब जैसे सपोज करो मैं 39/9 ले लूँ, तो इसको नहीं रिप्रेजेंट करना है, इसको मिनिमाइज़ करो, यानी जितना डिवाइड हो सके मिनिमम, जैसे कि कितना हो जाएगा 1 3 13/3, तो 13/3 को रिप्रेजेंट करेंगे, 39/9 को नहीं करना। यानी जो हमेशा जो हमारा p by q आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? तो मैंने अभी तक इस रैशनल नंबर में क्या बताया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि q अगर 0 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी। दूसरी बात क्या है कि जो p और q है वो को प्राइम होने चाहिए, यानी कि उनका मिनिमम नंबर आना चाहिए। यानी 39/9 लिखा है तो उसको नहीं रिप्रेजेंट करते नंबर लाइन पे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को? उसके मिनिमम फैक्टर को, यानी जैसे 13/3
होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, ये जो स्लाइड आई, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो इसको? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सोचो, क्या ये पॉसिबल है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सोचो, क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है। ये नेचुरल की स्पेलिंग ऐसी होती है, ये कहाँ से आ गई? नेचुरल नंबर होती है 1 से 2 3 4 ऐसे करके होता है। होल नंबर क्या होता है? वो 0 से शुरू होता है। तो क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात? दूसरा देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सिंपल है। रैशनल नंबर क्या होता है? मैंने क्या बताया तुम्हें? रैशनल नंबर कुछ भी, मान लो 3 भी लिखा है तो इसके नीचे 1 लिख दो, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सारा इंटीजर ऐसे होता है, 3 4 5 कुछ भी लिखा है, 2 1, तो इसके नीचे 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा? सारा क्या है? ये ट्रू हो जाएगा। सारे इंटीजर क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये यहाँ फंस गया, ये यहाँ फंस गया, ये गलत होगा। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, उसका उल्टा हो गया। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं भाई, सिंपल सी बात है। 7/2 ये क्या है? ये तो डेसिमल में आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3.5, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो ये तो साफ साफ फॉल्स हो गया। तो बात क्लियर है? ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी ऐसे सवाल आएंगे, तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ, सीधे सीधे सवाल लेके बताता हूँ कि बोला है कि 5 रैशनल नंबर बताओ 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कह लो याद रखना है कि r + s/2 यूज़ करना है किसी भी चीज़ की। मान लो m मान लेते हैं, इसके दोनों के बीच का मिडिल नंबर है। तो r क्या है? जो ये नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, जिनके बीच का नंबर निकालना है, उन दोनों का सम /2। सिंपल सी बात है। r क्या है? यहाँ पे 1 हो जाएगा, s क्या है? यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी जिन दो नंबरों के बीच का नंबर निकालना है तुम्हें, उसको निकालने का तरीका बस इतना है, r + s/2 कर दो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? मान लो पहला नंबर निकाला, 5 निकालने, 1 निकालते हैं पहले हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2/2 यानी 3/2। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर हो गए? 1, फिर इसको लिखेंगे वैसे 3 और ये। अब अभी हमें इसके नीचे बीच में 4 और चाहिए, तो अब कोई दो ले लो, चाहे ये ले लो और चाहे ये दोनों ले लो, इन दोनों में से कोई दो ले लो। तो मान लेते हैं, ले लेते हैं 1 + 3/2/2, तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 2 5/4, इजंट इट? 5/4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? मिलेगा 1। मैंने किसके किसके बीच में निकाला है? 1 और 3/2, तो इसको इसी के बीच में रखेंगे, 1 5/4 और ये 3/2, और फिर यहाँ 2 लिख देंगे। फिर सिमिलरली अब तुमको मैक्सिमम केसेस में यही किया करो कि हमेशा इन दोनों के बीच में निकाला करो, तो इससे फ़ायदा हो। जैसे ये दोनों लोग हैं तो तुम्हें LCM ये वो फालतू चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में, मान लो ले लेते हैं, तो क्या है? 3/2 + 2/2, तो क्या हो जाएगा? 4 7/4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? 1 5/4 3/2 और 2 के बीच में लिए थे, तो ये नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह 2 और निकाल लो कहीं पे, बस हो जाएगा। मैं सारे निकाल के नहीं बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो, वैसे रैंडम ही निकाल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। रैशनल नंबर बोला है तो अब यहाँ से भी निकाल सकते हो। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 0.5 आएगा, सॉरी 1.5 आएगा। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? यहाँ 10, ये निकालने का तरीका है। इसको याद 5/2 हो गया, ये भी एक नंबर है बीच में आएगा। ठीक है, इसी तरह मतलब ऐसे रैंडम भी निकाल सकते हो, लेकिन बेसिकली तुम्हें स्कूल में कॉलेज में कैसे करना है, ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करना है। r + s/2। r s क्या होते हैं? जिन दो नंबरों के बीच का नंबर तुम्हें निकालना है, वो दोनों का सम /2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो अभी देखते हैं व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ गया? एक कैन नॉट, यानी द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लेते हैं 4, नहीं, मान लेते हैं √3, तो इसकी वैल्यू होती है 1.71 करके आगे आगे बढ़ती जाती है। मतलब इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग, मतलब कई सारी चीज़ें होती है, आगे अभी देखूंगा मैं, बताऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये नंबर वो होते हैं जिनको तुम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनफाइनाइट नंबर है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम नीचे कितने, मतलब अगर मान लो डेसिमल हटा के 0 लगाना भी, तो तुम्हें पता ही नहीं कितने लगाना है, क्योंकि इसके पीछे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। उसी तरह मान लो पाई की वैल्यू पता है, लोगों ने इतनी मोटी मोटी बुक भर दी है उसको निकालते निकालते, सॉल्व करते 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 कि उसकी पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मिलियंस ट्रिलियंस तक नंबर जाते हैं। ठीक है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होने, यानी 3.14 के पीछे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एक नॉन, मतलब सर इर्रेशनल नंबर है, यानी तुम उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी सॉरी सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये। तो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ लिखा है √4। तो √4 की वैल्यू अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी के अंदर √4 की वैल्यू या पूछ ली तो हम लोग सीधे बोलते थे 2, बट ऐसा नहीं है। हमेशा रूट के अंदर जितनी वैल्यू हो सकती है उसका हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्म आता है। क्यों? इसका कभी लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि असलियत में √4 होता क्या है, इसकी वैल्यू मान लो हम लोग 2 लिखे, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर था, उसके ऊपर रूट लगा था, अब हम लोग ने रूट हटाया है तो यहाँ वैल्यू 1/2 आ गई, इसको कट कर दिया और यहाँ 2 आ गया। तो अगर मैं देखूँ तो क्या एक प्रकार से ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इजंट इट? या तो ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ। तो 4 क्या सिर्फ 2 का स्क्वायर है? नहीं, 4 जो है वो -2 का भी स्क्वायर है। तो √4 की वैल्यू -2 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसी तरह 16 की वैल्यू +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। √9 की वैल्यू +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, या होती ही है, मतलब हो सकती नहीं, होती है। बट अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि एक कन्वीनियंस के लिए कि हम लोग को एकदम से लोड ना दिया जाए। तो भी याद रखना, कभी भी किसी भी चीज़ के रूट से अगर वैल्यू निकालोगे तो हमेशा प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आते हैं कि लोकेट करने को, कि √3 लोकेट करो। और इसे 10th में तुम लोग पढ़ोगे कि √3 इरेशनल क्यों है, इसका प्रूफ दो। तो इसका प्रूफ 10th में है, वो बाद में पढ़ना। अभी देखो क्या लिखा है, √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने बोला है। नंबर लाइन पे हर चीज़ प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ, उस पर एक मार्क कर लेता हूँ 0, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक 1/1 का ट्रायंगल, 1/1 मतलब कि एक बेस लेंगे 1 का और परपेंडिकुलर लेंगे 1 का, ये बनाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा √2, ये हमारा √2 है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूँ, ठीक है, मान लो लेट अस सपोज मैं यहाँ से ऐसे करके एक कंपास रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल लगी हुई है। जब मैं इसको यहाँ से घुमाऊँगा ऐसे करके तो ये इधर आके गिरेगा, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, √2 मिलेगी। बात समझ में आई? ये हमें क्या मिलेगी, √2। सिमिलरली अगर मैं इस पर एक और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर करूँ √2 वाले वैल्यू पे, फिर मैं जब इसको जोड़ूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। और फिर से यहाँ से कंपास रख के इसको घुमाओगे तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, √3 मिलेगा। क्लियर है बात? एक बार फिर से सुनो, ये मैंने नंबर लाइन खींची, अब इस पर ये वैल्यू 0 है। अब तुम 1/1 यानी 1 यूनिट का मैंने बेस लिया और 1 यूनिट का मैंने परपेंडिकुलर लिया, अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये मुझे मिला √2। अब इसको जब तुम यहाँ पे कंपास की नीब रखोगे, यहाँ पेंसिल रख के ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा √2। अब सेम चीज़ फिर से करूँगा मैं, √2 पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा 1 यूनिट का, और फिर जब इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा √3। अब इस पर जब मैं कंपास रख के ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे √3 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इस पर एक बना के फिर ये घुमाऊँ तो ये मुझे मिलेगा √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये जब मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आऊँगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सिमिलरली ऐसे तुम √5, 6, 7 जिसका भी बनाना चाहो ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, वी कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। यानी तुम किसी भी चीज़ का रूट निकाल सकते हो जब उसका एक पहले वाला बन जाए। इस सेंटेंस का इतना सा मतलब है कि अगर √7 बनाना है तो √6 अगर तुम्हारे पास बना हुआ है इस तरीके से तो √7 निकाल लोगे। √15 निकालना है तो √14 अगर तुम्हारा इस तरीके बना हुआ है तो √15 निकाल लोगे। बस इतना सा डेफिनेशन इसका मतलब है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा था नंबर लाइन पे प्लॉट करना। अभी आगे देखते हैं। तो देखो यार, अभी हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले एक ये देखते हैं, 10/3 को डिवाइड करो क्या आएगा, 3.3333 ऐसे ऐसे करके आएगा। तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकर मतलब रीअकर, बार बार अकर हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसका क्या मतलब होता है, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जो चीज़ खत्म हो जाए, फिनिश, जिसका एंड हो उसे कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेटिंग। जैसे कि टर्मिनेटर जो सबको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो 3.33 क्या है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, एंडलेस प्रोसेस है। 3.333 करते जाओगे मिलियन ट्रिलियन तक, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में 3333 बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या है, रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रेकरिंग इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह कुछ भी हो सकता है 4.5252, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, अब है ये एक रैशनल नंबर है जो कि होता है क्या, बेसिकली टर्मिनेटिंग। क्यों?
क्योंकि 3 इसकी वैल्यू क्या होती है 1.5, जो कि एक टर्मिनेट हो गई 5 पे, इसके आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग वैल्यू है जिस जो कि एक रैशनल नंबर है। ये मैंने क्या लिखा है रैशनल, सॉरी भाई कुछ गलती हो गई, देख जल्दी जल्दी में फ्लो में हो जाता है। 22/7 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है क्या 3.1459, ऐसे ऐसे ख़त्म होती जाती है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होती। ये क्या है, ये भी अगर मैं देखूँ तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, साथ में साथ नॉन रिपीटिंग भी है। पता है तुम्हें नॉन रिपीटिंग मतलब इसकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। 1.45937899 ऐसे करके होता रहता है, कभी सेम टाइप की डिजिट होती नहीं, सब डिफरेंट वैल्यूज़, कोई ऐसा पैटर्न बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इरेशनल नंबर तो होता ही है। तो इरेशनल दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और रैशनल तो रैशनल होता ही है, उसमें तो कोई वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, इसी में हम लोग खेलेंगे। देखो अभी तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिवीजन हो जाता है। अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा कि जो लॉन्ग डिवीजन होता है, कभी कभी कुछ लोगों को नहीं आता, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा शॉर्ट्स। ठीक है, अभी देखते हैं, पूछ रहा है कि इसको रैशनल, क्या ये रैशनल नंबर है, अगर है तो इसको p/q फॉर्म में बनाओ। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये क्या है। कहीं पे कोई देखो एक चीज़, इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर इसके ऊपर कहीं बार लगा है, कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखा मान लो 3.3, यहाँ पे कोई डंडी लगी, इसे कहते हैं बार। इस बार का मतलब है कि उतना टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। मान लो यहाँ लिखा होता है 32 और इसके ऊपर पूरा बार लगा होता है, इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका मतलब है 3.32323232 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, यानी जिसके ऊपर बार लगा है वो क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ना ही इसके पीछे कुछ डॉट डॉट दिया हुआ है कि ऐसे एक्स इनफाइनाइट तक है, ना ही कहीं पे बार है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यानी रैशनल नंबर है, सिंपल सी बात है। अगर इसको तुम देखो तो ये एक रैशनल नंबर है, और अगर इसको p/q फॉर्म में लिखना है तो इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 5 ही ना 6, बस हो गया। बस यही रैशनल नंबर p/q फॉर्म में बना दिया हमने, सिंपल से हो जाता है। जरूरी नहीं है तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई तुम्हें तब करना है जब इसको नंबर लाइन पे लिखना है, नहीं तो ये रैशनल हो गया है, p/q फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतनी सी बात। अब आगे देखो, अब ये है इंपॉर्टेंट वाला, इस टाइप के सवाल आते हैं। क्या लिखा है कि शोड है, जैसे देखो मैंने क्या बताया था बार वाला कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ बार लगा है तो क्या है 272727 रिपीट होता है। तो लिखा है कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q। तो अब हमें बताना है कि ये p/q फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सिंपल, हम लोग पहले क्या करेंगे बेसिक, इसको x मान लेंगे, किसको 1.272727। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो रिपीट हो रहा है, जितना पार्ट रिपीट हो रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग बाहर निकालेंगे। अब मान लो उनको इस 27 को पॉइंट के इधर लाना हो राइट साइड, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई डिवीजन का हम लोग का खुला छूट है मैथ में, तुमको जहाँ जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है करो। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 100x बन गया, और इधर क्या बन गया 127.2727 डॉट 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 करके बनता चला गया। अब यहाँ से दो प्रोसेस से तुम कर सकते हो। पहला प्रोसेस, पहला ये है कि अगर मैं इसको लिखूँ, इसमें से अगर मैं 126 हटा लूँ, 126 हटा लूँ तो हमारे पास बचेगा क्या प्लस 1.27 करके बचेगा कि नहीं। इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा 1.27.2727। तो अब देखो ये क्या वैल्यू लिखी है, ये वही वैल्यू है जो हम लोगों ने मानी थी, x की वैल्यू है। तो इसको क्या करेंगे 100x = 126 प्लस x, x उधर भेज लेंगे तो क्या आ जाएगा 99x, फिर क्या हो गया 126 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126/99। अब इसको तुम्हें फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो, जैसे कि 42/33 और हो जाएगा, हाँ शायद हो जाएगा 14/11, तो 14/11 आ गया। ठीक है, अब क्या है, तुमने x किसे माना था, इस टर्म को माना था x, तो हमने क्या किया उसी को x को क्या 14/11 यानी p/q फॉर्म में लिख दिया, यानी एक इरेशनल वैल्यू को हम लोगों ने रैशनल बना दिया। ठीक है, मैंने बोला था एक और प्रोसेस है, तो प्रोसेस कुछ नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है। जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे 100x माना, तो x = क्या था 1.27, सेम ही प्रोसेस, थोड़ा सा ऐसे ही फ़र्क है। अब इसको क्या कर दिया हम लोगों ने 127.27। अब तुम इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसका क्या मतलब है, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, मतलब वही है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दूँ नीचे x = 1.2727 डॉट 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 पीछे का पूरा पार्ट। अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिंपल से क्या आ गया, ये आ गया 99x,
और ये आ गया 126, सिंपल। एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 126/99, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 14/11। तो रिलेटिवली थोड़ा सा बस 2-3 स्टेप का फ़र्क पड़ता है, बाकी दोनों मतलब वही है। बात समझ में आई? क्या करना है, पहले तो हमें जो रिपीटिंग पार्ट है उसको डेसिमल के इधर लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से 100 से जितने से भी मल्टीप्लाई करना होगा हम करेंगे। अब यहाँ पे 2 रिपीटिंग थे तो 100 से किया, जहाँ 1 होगा वहाँ पे 10 से करेंगे, जहाँ पे 3 होंगे वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग बाहर निकालेंगे। फिर चाहे तुम सब्ट्रैक्शन वाला मेथड चाहे एडिशन वाला मेथड, दोनों में से जो समझ में आए उसको लगा के एक्स की वैल्यू निकालो और तुम्हारा प्रूव हो जाएगा कि वो एक रैशनल वैल्यू है। अभी आगे देखते हैं। अब बोला है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब इसमें बोला है कि तुम 5/7 और 9/11 के बीच में कोई तुम इरेशनल नंबर्स फाइंड करो। तो इसमें क्या है, सिंपल है, 5/7 को लिखोगे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 0 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 71428, ऐसे करके वैल्यू आएगी और भी आएगी आगे वैल्यू। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, कुछ भी मान लेते हैं। अभी तक हमने मान लो इतना ही निकाला, ठीक है, इतना निकाला। अब हम लोग निकालेंगे 9/11, ओह माय गॉड, इससे तो कुछ याद आ रहा है, छोड़ो। तो 9/11 क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आएगी 0.8181 करके 81, ये सब चीज़ें हैं, यानी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है। अब तुमको ध्यान से देखो ये बेसिकली वैल्यू किसके किसके बीच में, बस तुम पहला डिजिट देखो, ये आ रहा है 0.7 से लेके 0.8 के बीच में कहीं है। तो इसके बीच में तो रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर तुम इनफाइनाइट डाल सकते हो। कैसे, मान लो डाल दो 0.7, ठीक है, या मतलब 8 से पहले मान लेते हैं 0.801, ये क्या है हमारा, एक बन गया हमारा एक इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर देख सकते हो कि ये 0.8181 से छोटा है और 0.7141 से बड़ा है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। देखो 801 रिपीट हो रहा है। और भी जैसे लिख सकते हो 8.011 ऐसे करके 50 तो देखो 011 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो अभी कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। देखो द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि जब भी तुम कोई रैशनल और इरेशनल नंबर जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। यानी क्या होता है कि सपोज करो तुमने लिया 2 और √2, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल होगी। क्यों, है ना, तुम खुद ही सोचो। मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 प्लस √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, और क्या इनफाइनाइट आती है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब इनको जोड़ोगे तो क्या वैल्यू आएगी 3.41 समथिंग। तो ये भी तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, सिंपल सी बात है। तो ये फैक्ट तो ट्रू ही है। फिर क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद द रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर तुम किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इरेशनल आएगी। तो किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या फिर जो उसका डिवीजन होगा वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब वही चीज़ फिर से सेम कॉन्सेप्ट ले लो। अगर मैं देखूँ 2 को 1.41 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई होते होते क्या आएगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो ये भी फैक्ट सही है। इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे एक वो वाली बात है, कौन वाली बात है, वो वाली बात है कि अगर तुम, ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम किसी चीज़ को ऐड, किसी 2 इरेशनल्स को अगर तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इरेशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम √2 इंटू √2 करो तो क्या आएगी, एक रैशनल वैल्यू आएगी, यानी 2 वैल्यू आएगी। उसी तरह अगर तुम √2 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √6 आएगा, ये भी एक रैशनल वैल्यू है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 1.011 है, इसको मान लो 011, ये एक वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसको तुम किसी रैशनल वैल्यू या इरेशनल से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इरेशनल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट्स याद कर लेना, समझ लेना। बहुत बार ऐसे MCQs में पूछ लिए जाते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ यानी कि बेसिक सी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि √a इंटू √b लिखा है तो इसकी वैल्यू √a भी हो जाएगा। उसी तरह अगर √2 है तो इसको तुम √a अपॉन √b लिखोगे तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रूट दोनों को अंदर लिख सकते हो। तो ये सब फालतू प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देख लेना। या √a माइनस √b लिखा है, बेसिक प्रॉपर्टी जो हम लोग ने पढ़ी थी, √a प्लस √b है। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि हमें पता है √a² माइनस √b² आएगा और रूट का स्क्वायर क्या होता है, वही वैल्यू हो जाती है। ठीक है, या फिर कुछ भी लिखा है √a
या मान लो a माइनस रूट बी लिखा है, फिर a प्लस रूट बी लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी आएगा, क्योंकि रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल। मान लो सब अलग ही वैल्यू है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, रूट ए इंटू रूट सी, तो रूट ए सी हो जाएगा, प्लस रूट ए डी हो जाएगा, प्लस रूट बी सी हो जाएगा, प्लस रूट बी डी हो जाएगा। तो क्लियर है बात, बेसिक से मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक से मल्टीप्लिकेशन है, वही करना है तुम्हें। अब मान लो अगर कोई एक प्रॉपर्टी और है छोटी सी, मान लो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर जो हम लोग ने पढ़ा था, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी, वही है, रूट ए का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ही बचेगा। उसी तरह इसका नेगेटिव वाला भी कर सकते हो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस टू रूट ए बी प्लस बी। क्या लगता है ये सही है कि गलत, बता दो। सही सही, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, एक बार वहाँ से भी गो थ्रू कर लेना। चलो अभी आगे देखते हैं, ये सब बहुत यूज़ आएंगे आगे चल के। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको तुम 11th में कैलकुलस पढ़ोगे या एलजेब्रा पढ़ोगे, तो 12th में या जे की तैयारी जो भी कभी करोगे तो उसमें बहुत यूज़ होता है। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो हमारे डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर्स हैं तो वहाँ से उनको रिमूव करना, ठीक है, तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 1/√2, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी जो नीचे डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, √2 और नीचे √2 इंटू 2 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, किसी भी तरह एक रैशनल वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये वाला तो चलो बेसिक वाला हो गया। अगर मान लो थोड़ा सा इस टाइप का दिया जाए तुम्हें कि 1/1 प्लस √3 दिया है, तो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। हमें पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका उल्टा, यानी ये 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन -2, समझ में आया। तो इसमें चाहो तो तुम इसे √3 का यहाँ से कॉमन लेके √3 माइनस 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये चेंज कर दिया, कैसे, एक डिनोमिनेटर में क्या इरेशनल नंबर था उसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसी को रैशनलाइजेशन करते हैं। ऐसे हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देना कि 1 यहाँ पे लिख दिए, कुछ भी लिख दो अपने मन से, 2 + 2√3 लिख दिया। तो इसमें बेसिक बस सेम ही, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट, उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही सब में यही करना है। अब जो वैल्यू आएगी वो सिंपल सी आएगी, यहाँ पे नीचे वही ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हो जाता है ए स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 12। तो ये सिंपल सी वैल्यू आ गई 2 माइनस 2√3/-8। अब माइनस कॉमन लेके अपना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बस इसी प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अभी आगे देखते हैं। अब कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के, जो रियल नंबर में हम लोग ने पहले भी तुम लोग ने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट में 7th 8th में भी। तो क्या कि अगर किसी बेस, पहले तो ये बताओ क्या होता है, 2-3 टर्म होते हैं कि अगर मान लो a की पावर m लिखी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग है तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर a की पावर m ब्रैकेट में उसकी पावर n लिखा हुआ है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ये सब 7th में भी पढ़ा होगा तुमने, 8th में भी पढ़ा होगा। अगर डिवीजन में यानी बेस सेम है डिवीजन में, तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उसी तरह अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम लोग बेस को या जो पावर को उसको कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि 1/a की पावर m, ये भी पढ़ चुके हो, तो इसको भी अगर हमें ऊपर लाना तो a की पावर -m हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब, अगर 1/2 की पावर -3 लिखा है या 3 लिखा है, तो ऊपर आने पे 2 की पावर -3 हो जाएगा। जब भी ऊपर जाता है कोई भी पावर तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे एक नया जो टर्म है, ये थोड़ा नया है कि कभी भी अगर इसे रूट के अंदर कुछ लिखा है, यानी अगर मान लो यहाँ √2 लिखा है यानी √a लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर 1/2, यानी जो ये यहाँ पे जो लिखा होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे कि मान लो और कुछ लिखा है, रूट के अंदर लिखा है 3 और यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर
1/4 हो जाएगा। और कैसी भी वैल्यू, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 5 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लिखा है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, √2 लिखा हुआ। तो अब √2 क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, √2 क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2। तो ये है ऐसे, ये सारी चीज़ें कभी कभी एक साथ भी यूज़ हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हें ये वाला टर्म भी यूज़ हुआ है प्लस ये वाला भी यूज़ हुआ है। कौन सा हुआ है, ये वाला हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एक साथ यूज़ हुआ है। तो कई कई जगह पे ये सारे एक साथ यूज़ होते हैं। तो इस पूरे साइड का सिर्फ इतना मतलब था, एक तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट का रिवीजन, और जो रूट की पावर होती है, रूट वाला टर्म है, इसको हमें एक्सप्रेस कैसे करते हैं पावर्स में, तो इसको लिखना हमें बहुत ज़रूरी आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, हम लोग ने इसी के साथ मस्ती मजाक में सारे स्लाइड्स ख़त्म कर लिए, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। काफ़ी क्रिस्प चैप्टर था, इस पर डिटेल्ड कुछ क्वेश्चंस फ्यूचर में आ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करना कर सकते हो। बाकी सारा चीज़ रिवाइज करना पूरी तरीके से, और फिर एक बार एनसीईआरटी के थ्रू, जब एनसीईआरटी लग जाए तो तुम किसी दूसरी बुक रेफरेंस, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ऑल इन वन, जो भी मैथ्स के लिए तुमको कोई भी किताब मिले, ठीक है, तुम बाकी कोई सब्जेक्ट की किताब अगर तुम्हें मिल रही तो उसमें थ्योरी रहती तो दिक्कत होती, लेकिन मैथ्स के लिए तुमको कोई भी रद्दी किताब उठा लो, उसको भी तुम कर लो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स तो सब जगह सेम ही टाइप के होते हैं। तो इसी की तरह, इसी के साथ हम लोग अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।